A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 5 of history. The name of chapter is 1857, India's first freedom struggle. In this chapter, we have read about the causes of revolt, means revolution के क्या causes रहे. इन causes में से हमने economical causes and political causes and social and religious causes we have discussed. इनको हमने डिस्कस कर लिया है. For today we will discuss about क्रिश्चनाइजेशन ऑफ इंडिया. मीन्स इंडिया का क्रिश्चनाइजेशन करना, मीन्स उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना. मीन्स जब ब्रिटिश आए वो क्या थे, क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके क्या करना शुरू किया, इंडियंस को, इंडियन जो लोग हैं उनको क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. तो ये भी एक रीज़न रहा रिवोल्ट का. मीन्स लोग इससे अनसेटिस्फाइड थे, दे डोंट वांट टू चेंज देयर रिलीजन, वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते थे. दैट्स वाई वो रिवोल्ट का एक रीज़न ये भी बना. So let's start reading. The British took the following steps to Christianize India and protect the interest of people converting to Christianity. ब्रिटिश ने ये स्टेप लिए इंडियन पीपल को क्रिश्चनाइज करने का, क्रिश्चियन बनाने का. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड. मतलब जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रमोट की गई, उसको बढ़ाया गया. मीन्स अगर स्टडी करवानी है, किसी को पढ़ाना है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में करवाना होगा, ये प्रमोट किया गया. आफ्टर 1830 the company allow Christian missionaries to function freely in its domain and also own land and property. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न था. जो 1830 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, जो ब्रिटेन से आ रहे थे क्रिश्चियन जो ग्रुप्स थे, उनको अलाउ कर दिया भी आप फ्रीली अपना फंक्शंस कर सकते हो. मिशनरीज का क्या फंक्शन था, वो क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करते थे, धर्म का प्रसार करते थे, फैलाते थे, अपने धर्म की अच्छी बातें बताते थे, और जहाँ तक पॉसिबल होता था वो कन्वर्ट करवाते थे, हिंदू से क्रिश्चियन, मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाने का काम करते थे. उनको यहाँ पे परमिशन दे दी गई कि आप अपना वर्क यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे अपनी लैंड और प्रॉपर्टी भी आप परचेज कर सकते हो. In 1850 a new law was passed to make conversion of Christianity easier. 1815 में एक नया लॉ पास कर दिया गया जिसमें क्रिश्चियन बनने का जो कन्वर्जन है वो ईजी कर दिया गया. दिस लॉ also allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit their ancestral property. और इस लॉ में ये भी परमिशन दी, अलाउ कर दिया गया भी जो इंडियन है, जो क्रिश्चियन बन गया, वो अपनी जो पूर्वजों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, वो आप इनहेरिट कर सकते हो. मीन्स उससे पहले वो नहीं कर पाते थे, तो उनको ये भी अलाउ कर दिया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले. कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटीज वर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस इन गवर्नमेंट जॉब्स. जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे ना, उनको गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल प्रिविलेज दिए गए. मीन्स उनको गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा ईजिली पहले ले लेते थे, प्रेफरेंस दी जाने लगी. हाउसिंग में, फाइनेंशियल एड में, प्रमोशन में, सभी जगह उनको प्रेफर किया जाने लगा, ताकि लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट कर लें. व्हेन ऑल दीज वर इंटॉलरेबल बाय एजुकेटेड इंडियन एंड कंजर्वेटिव इंडियंस दे रिवोल्ट अगेंस्ट दैम. जब ये सारी चीज़ें इंटॉलरेबल हो गई, मीन्स वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे ये सारी चीज़ें. कौन कौन, इंडियन मतलब एजुकेटेड इंडियन, जिनको ये समझ आ रहा था भी हमारा धर्म चेंज कर रहे हैं, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा था भी, उनको तो ले नहीं रहे थे जॉब्स में, जो क्रिश्चियन बन रहे थे उनको जॉब में ले रहे थे. और प्लस कंजर्वेटिव इंडियंस, मीन्स जो कंजर्वेटिव पुराने विचारों वाले थे, जो अपने धर्म से प्यार करते थे भी, वी आर हिंदूज, वी कैन नॉट चेंज आवर रिलीजन, भी हम अपना धर्म नहीं चेंज कर सकते. उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दी. इसलिए जो ये वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हुए, कंजर्वेटिव, ये भी क्या है, रिवोल्ट में साथ देने के लिए आगे. मीन्स ये सारे एक एक करके रीज़न बनते गए, फिर एक साथ मिलके सबने रिवोल्ट कर दिया. अब नाउ मिलिट्री कॉज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेवोल्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है द इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट प्रोफेशनल मिलिट्री. जो इंडियन मिलिट्री थी वो कोई प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं थी. दे वर जस्ट पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म. वो क्या थे, सिर्फ पीजेंट्स थे अपने यूनिफॉर्म में. मतलब वो नॉर्मली पीजेंट थे, कोई उनको ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं था उनके पास, बस उनकी यूनिफॉर्म मिलिट्री वाली थी. दस एवरी इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट्री हैड लार्ज रिपरकशंस इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री डिसकंटेंटमेंट. इससे क्या होता था, जब भी कुछ लार्ज मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता था, एवरी इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट्री, जब भी कोई पीजेंट्री पे इफेक्ट पड़ता था, उसका जो लार्ज जो इफेक्ट होता वो किस पे पड़ता था, मिलिट्री पे पड़ता था. मिलिट्री भी डिसकंटेंटमेंट फेस करती थी. The varying stances of British government, the reduction of allowance and harsh punishment contributed to the feeling amongst the troops that the company no longer cared for them. जो बड़े बड़े अलग अलग जो उन्होंने रूल चलाए अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अलाउंस में रिडक्ट कर दिया, उनके अलाउंस कम कर दिए, पनिशमेंट हार कर दी, इन सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया कि वो जो लोग हैं कंपनी वाले हैं जो, वो उनकी ज़्यादा अब केयर नहीं करते हैं, पीजेंट्स की, मिलिट्री वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी. सर्टेन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट,
कुछ एक्शन थे गवर्नमेंट के, जैसे कि इंक्रीज इन रिक्रूटमेंट ऑफ सिख्स एंड गोरखाज, पीपल्स कंसिडर्ड बाय द बंगाल सिपाहीज टू बी इन्फीरियर इन कास्ट टू देम। वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट किसकी, मतलब किन को रखने लगे आर्मी में, सिख्स को, गोरखाज को, और जो बंगाल सिपाही थे उनको भी इन्फीरियर फील होने लगा अपनी कास्ट की वजह से। इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट ऑफ द सिपाहीज हु थॉट दैट दिस वाज अ साइन ऑफ देयर सर्विसेज नॉट बीइंग नीडेड बाय एनीमोर। और जो उनको क्या फील होने लगा, लोगों में ये डिस्ट्रस्ट फैलने लगा भी जो उनकी जो सर्विसेज है अब उनको नीड नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी नीड नहीं है, ऐसा डिस्ट्रस्ट उनमें फैलने लगा। द ट्रांसफर ऑफ द नंबर 66 which was taken away from a regular Bengal sepoy regiment of the line disbanded over refusal to serve without batta and given to be Gorkha battalion was considered by the sepoys as breach of faith by the company. The transfer of number 66, जो ट्रांसफ़र नंबर कोई 66 उनका कोई बैच टाइप कुछ था वो उनसे ले लिया गया रेगुलर बंगाल, मतलब बंगाल के जो सिपाही थे ना, सोल्जर्स थे, उनको इन्फीरियर फील करवाने के लिए उनसे ले लिया गया और वो किसको दे दिया गया, डिस्पेंडेड ओवर सर्व विदाउट बट्टा, भी उनको बिना बत्ता के सर्व करना होगा। और ये किसको दे दिया, वर गिवन टू गोरखा बटालियन, गोरखा बटालियन को ये वाला राइट दे दिया 66 ट्रांसफर नंबर वाला। और इससे क्या हो, वॉज कंसिडर्ड बाय द सिपाहीज एज अ ब्रीच ऑफ फेथ बाय द कंपनी, और इनसे इनको क्या समझा गया भी ये हमारे फेथ को उन्होंने तोड़ दिया, मीन्स कंपनी अब उन पर ज़्यादा फेथ नहीं करती है, उन्होंने ऐसा समझा, मीन्स उनको इन्फीरियर फील करवाया बंगाल के जो सिपाही थे उनको। द इंडियन मिलिट्री वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ सैलरीज, पेंशंस एंड प्रमोशन। इंडियन मिलिट्री से डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया, सैलरीज भी मतलब अलग अलग थी, पेंशंस, प्रमोशन, सब तरीके से उनसे डिस्क्रिमिनेट किया गया। इंडियंस वर सब्जेक्टेड टू मिलिट्री वाइल देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स फेस्ड नो सच डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस को मतलब वो उन सेम रैंक के होने पे बावजूद भी उनको सैलरीज, पेंशन, इनमें डिस्क्रिमिनेट किया गया। वाइल जो यूरोपियन थे ना, जो ब्रिटेन से आए हुए थे, उनके साथ ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था सेम रैंक पर होने के बाद भी। द पॉलिसीज फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग ग्रेटली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री। और जो मेन जो थे ना गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग, इन दोनों की जो पॉलिसीज थी इंडियन मिलिट्री को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट लॉ पास किए गए। बोथ दीज एक्ट वर पास इन 1816, दोनों 1856 में पास किए गए। अब ये मेन लॉ कौन कौन से, एक तो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है और रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है। ये दोनों सेम मिलते, मतलब एक ही पर्पज़ के लिए लाए गए एक्ट है। क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। द एक्ट मीन दैट द इफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल वर पोस्टेड अब्रॉड इफ दे वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट एक्स्ट्रा अलाउंस, मीन्स उनको अब्रॉड में भी पोस्ट किया जा सकता है आउट ऑफ द कंट्री अगर उनको एक्स्ट्रा सैलरी अलाउंस लेना है। दिस एक्ट वॉज अ जोल्ट टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री पर्सनल सर्विंग अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट ने उनको बहुत इफेक्ट किया जो कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सर्व कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स थे जो, उन्होंने बहुत इफेक्ट किया। अब इसका रीज़न क्या था देखिए, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। For the Indian soldiers, the belief was that if they crossed ocean, they would lose their religion. अब पुराने जो इंडियन सोल्जर्स थे या पुराने लोग थे उनका ऐसा फेथ था, ऐसा बिलीव था भी अगर वो ओशन क्रॉस कर ले, अभी देखिए इंडिया से बाहर जाना है तो उनको ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको अगर वर्क करना है। पहले तो उनको ये बता दिया गया कि भी आप अगर ओशन क्रॉस कर मतलब अब्रॉड में पोस्ट करेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा सैलरी और वो कुछ लेना है तो मीन्स अगर उनको एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह लेनी है तो उनको अब्रॉड में पोस्टिंग लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ इंडियन का बिलीव था अगर वो अब्रॉड जाएंगे मीन्स इंडियन ओशन क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मीन्स इंडियन ओशन नहीं सॉरी कोई भी ओशन क्रॉस करके इंडिया क्रॉस करना पड़ेगा, तो उनका क्या है रिलीजन लूज होएगा, मतलब धर्म उनका टूट जाएगा, ऐसे धर्म में उनके माना जाता था। दे वुड दस बी सोशली ऑस्ट्राइज्ड, मतलब वो धर्म संकट में फंस गए। दस हिंदू सोल्जर्स स्किप्ड अपॉइंटमेंट्स दैट इन्वॉल्व्ड सर्विंग इन फॉरेन लैंड, तो हिंदू सोल्जर्स ने क्या किया, अपॉइंटमेंट्स को स्किप कर दिया जिनमें ये था कि वो फॉरेन लैंड में सर्व करेंगे। बट आफ्टर द पासिंग ऑफ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, फिर उन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया। दे वुड हैव टू बी कंपल्सरी टेक अपॉइंटमेंट्स, फिर उनको कंपल्सरी अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ी, अदरवाइज दे वुड लूज देयर जॉब, नहीं तो उनकी जॉब चली जाएगी, वो छीन लेंगे। एट द सेम टाइम द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स इन द मिलिट्री वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, जो रिलीजन सिंबल यूज करते हैं ना उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया, मीन सिखों को टर्बन नहीं करनी, अपनी मुस्लिम्स है वो अपनी बियर्ड नहीं रख सकते, ऐसे ऐसे उन्होंने उनको परेशान करना स्टार्ट किया।
देयर वॉज अ हाई डिग्री ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस विद द पासिंग ऑफ दीज एक्ट। इन एक्ट के पास होने के बाद इंडियन में क्या हाई डिसकंटेंटमेंट आगे, बहुत ज़्यादा वो नाराज हो गए। अब ये भी एक मिलिट्री जो कॉज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज बना रिवोल्ट के लिए। नेक्स्ट इमीडिएट कॉज, मतलब ये सारे कॉज तो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बनते गए। तो इमीडिएटली ऐसा क्या हुआ भी उनको रिवोल्ट करना पड़ा एट द टाइम 1857? तो इमीडिएट कॉजेज क्या रहे? लेट्स रीड। A mutiny in several Sipahis companies of the Bengal was army sparked by the issue of new gunpowder cartridges for the Enfield rifle in February 1857। 1857 में क्या हुआ? बंगाल आर्मी के पास एक ऐसा इशू आया भी, उनको एक नई राइफल दी गई, एनफील्ड राइफल चलाने के लिए। उसका जो कार्टिजेस था ना, मतलब जो कारतूस उसमें डालने के लिए जो होता है, मीन्स बारूद टाइप कुछ, वो वाली कार्टिलेज, मतलब वो वाली राइफल उनको यूज़ करनी थी। नई राइफल लाई गई 1857 फरवरी में। अ र्यूमर वॉज स्प्रेड दैट द कार्टिजेज वर ग्रीस्ड विद काउ और पिग फैट। अब ये र्यूमर फैल गया, ये अफवाह फैल गई, जो कार्टिजेज है ना, जो बारूद है जो बंद होता है, वो किससे ग्रीस किया गया, मतलब उसको किससे बंद किया गया? काउ और पिग के फैट से, उनके मांस से, मतलब उनके फ्लैश से उनको ग्रीस किया गया। लोडिंग द एनफील्ड रिक्वायर्ड टीयरिंग ओपन द ग्रीज्ड कार्टिजेज विद वंस टीथ। अब उसको इनफील्ड को लोड करना है, उसमें जो कार्टिजेज डालने हैं, तो उसको क्या करना पड़ता था? टीयर करना पड़ता था। खोलने के लिए क्या करना पड़ता था? अपने टीथ यूज करने पड़ते थे, मतलब मुंह से उसको खोलना पड़ता था, ठीक है। और उस पर लगा क्या हुआ था? काउ और पिग का फैट लगा हुआ था। दिस वुड हैव इंसल्टेड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इस बात ने हिंदूज और मुस्लिम दोनों को इंसल्ट किया रिलीजियसली। कैसे? काउज वर कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज क्या है? काउ को कंसिडर कैसे करते हैं? होली, पवित्र मानते हैं। एज अ मदर मीन्स माँ मानते हैं, गौ माता बोलते हैं ना। वाइल पिग्स वर कंसिडर्ड अनक्लीन बाय मुस्लिम। और मुस्लिम क्या है? पिग से बिल्कुल हेट करते हैं, वो एकदम टच भी नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते। इवन मतलब कोई मॉमडेन अगर पिग को वो देख ले तो वो जाकर के घर पे बाथिंग करता है, मीन्स नहाता है, इतनी नफरत करते हैं। तो उसके फैट को या काऊ के फैट को अपने मुंह में लेना तो उनके लिए पाप जैसा था कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अंडरलाइन ग्रीवेंसेज ओवर ब्रिटिश टैक्सेशन एंड रिसेंट लैंड एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर इग्नेटेड द सिपाहीज म्यूटिनीज एंड विद इन वीक। अब ये जो सारी, एक तो ब्रिटिश की टैक्सेशन, वो टैक्स ले रहे थे। एनेक्सेशन मतलब उन्होंने एनेक्स कर लिया, छीन ली, जो मतलब एरिया से, रूलिंग एरियाज थे किंग से, उन्होंने छीन लिए, ठीक है। वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना, उसके जरिए उन्होंने छीन लिया। इससे क्या हुआ? रिवोल्ट स्टार्ट हो गए, मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने चिंगारी लगा दी इस बात ने। विद इन अ वीक डजन ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी ज्वाइन पीजेंट आर्मी इन विस्पर्ड रेबेलियन। डजन ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी की यूनिट्स उन्होंने पीजेंट आर्मी ज्वाइन कर ली और रेबेलियन की खुसर खुसर चलने लगी। विस्पर्ड मतलब छोटी छोटी बातें ऐसे होने लगी, चुप करके ना, ऐसे धीरे धीरे रेबेलियन की बात होने लगी, रिवोल्ट की बात होने लगी। द ओल्ड aristocracy, both Muslims and Hindus, who were seeing their power steadily eroded by the East India Company। अब जो पुराने अरिस्टोक्रेसी मतलब जो किंग्स थे ना, हिंदू और मुस्लिम, वो देख रहे थे भी हमारी तो पावर है धीरे धीरे चोरी होती जा रही है, मीन्स उसको इरोड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब से ये लोग आए हैं हम तो पावरफुल बचे ही नहीं, हमारी सारी पावर इनके पास चलेगी। ऑल्सो रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इन्होंने भी रेबेल कर दिया। ये तो अपनी तरफ से परेशान थे भी, हमारी जो पावर है जा रही है। नॉर्मल लोग अपनी तरफ से परेशान थे, मिलिट्री वाले अपनी सैलरी से परेशान थे, अब्रोड जाने से परेशान थे, मिडिल क्लास थी वो टैक्सेशन से परेशान थी। इस तरह से सारे लोग मिलकर के बहुत परेशान थे। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन रूलर वाज द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ कॉन्कोस्ट हैड क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग इंडियन रूलर। अब इंडियन रूलर भी परेशान थे क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी ना कॉन्केस्ट करने की, जीतने की, वो बहुत बुरी थी। द पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो आपको मैंने पढ़ाया, सब्सिडरी अलाइंस है, डिप्राइव्ड इंडियन रूलर्स ऑफ देयर पावर, उन्होंने क्या किया? पावर छीन ली इन चीज़ों ने। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड मेडलिंग विद इंडियन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम। मेन रीजन ये था भी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ट्रेड के लिए थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया? यहाँ की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। सो द पीपल ऑफ इंडिया ब्रूक आउट इन अ कंसंट्रेटेड रिवोल्ट इन 1857। तो इंडियन पीपल है जो
एकदम से उनका गुस्सा सारा टूट पड़ा, एकदम कंसंट्रेट होके उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1857 में। तो ये सारे कॉजेज रहे स्टूडेंट्स उनके रिवोल्ट के भी। सब अपनी अपनी तरफ से एकदम परेशान आ गए थे, मतलब कोई चीज़ एकदम पीक पे चली जाती है ना, तो वो पीक पे आ गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे, उन्होंने फिर रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग। भी अपराइजिंग स्टार्ट कैसे हुआ, हम रिवोल्ट पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी, कैसे कहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।